गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। उसके बाद से जब इनकी मृत्यु हो गया घोड़े पर से गिरकर चौगाना खेलते हुए, तब उसके बाद से शासक बने आराम शाह, जो उतना योग्य शासक नहीं था। इसके बाद से दिल्ली का शासक बने इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल था 1211 से लेकर 1236 तक, जो शमसी वंश के थे। इल्तुतमिश शमसी वंश के थे। यह मोहम्मद गौरी के गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जब यह शासक बना तो यह अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। उसके बाद से इसने ईरान के खलीफा से खिलयत का डिग्री लिया, तथा यह दिल्ली का शासक बनने से पहले यह यूपी के बदायूं का सूबेदार था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो दिल्ली का शासक बनने से पहले इल्तुतमिश यूपी के बदायूं का सूबेदार था। उसके बाद से इसने तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में यालदोज और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में यालदोज और इल्तुतमिश के बीच लड़ा था, जिसमें इल्तुतमिश ने यालदोज को पराजित कर दिया। उसके बाद से इसने, जब यह इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना, तो यह अपने 2 सिक्का चलवाया था। एक था तांबे का सिक्का, दूसरा था चांदी का सिक्का। अब तांबे का सिक्का को क्या कहा गया, तो तांबे को सिक्का को जीतल कहा गया, तथा चांदी के सिक्का को टाका कहा गया। इसलिए इसने अब युद्ध भी किया, इसने सिक्का भी चलवाया, इसने खिलत का डिग्री लिया। उसके बाद से इसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, जिसके वजह से इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही भारत में सबसे पहले गुंबद और मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। इसलिए इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का जनक माना जाता है। उसके बाद से इसने इल्तुतमिश का पुत्र था, जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसने अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद की जो मकबरा थी वह दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में बनवाया था, और वह शुद्ध इस्लामिक पद्धति का बना हुआ था मकबरा। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनने वाला भारत का पहला मकबरा, शुद्ध इस्लामिक पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति का जनक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इसके बाद से इल्तुतमिश ने बहुत ही योग्य शासक था, इसने बहुत काम किया था। इसने क्या किया था कि एकता व्यवस्था भी इसने शुरू किया था। अब एकता व्यवस्था किसे कहते हैं कि जैसे किसी को वेतन के बदले भूमि देना ही एकता व्यवस्था कहलाता था। अब जो वेतन के बदले भूमि को देना एकता व्यवस्था कहलाता था, और जो इस भूमि को लेता था उसे ही एकतादार कहा जाता था। उसके बाद से इल्तुतमिश ने एक और काम किया था। इसने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी। इसने जिसको भी न्याय चाहिए वह इसके मस्जिद के सामने लाल वस्त्र पहनकर खड़ा हो जाए तो वह उसे, तो इसीलिए यह न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र का पहनने का परंपरा चलाया था। उसके बाद से इसने चालीसा का गठन किया गया था, चालीसा दल का गठन किया था। इस चालीसा दल में इसने जिसमें 40 तुर्क थे, यह 40 तुर्क क्या करते थे, यह राजा को सलाह देने का काम करते थे, यही चालीसा दल। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसने चालीसा दल का गठन किया था, तो चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश के शासन काल में ही बहुत ही खतरनाक शासक था, जिसका नाम था जंगेज खान। वह जियाउद्दीन बागबनी का पीछा करते हुए दिल्ली के उत्तरी सीमा तक पहुंच गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जंगेज खान किसके शासनकाल में दिल्ली के उत्तरी सीमा तक पहुंचा था। तो जंगेज खान दिल्ली के उत्तरी सीमा में इल्तुतमिश के शासनकाल में पहुंचा था। उसके बाद से 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया था। लेकिन इल्तुतमिश का मृत्यु तो हो गया, लेकिन यह अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब इल्तुतमिश मारा गया तो उसके बाद से यह 40 तुर्क सरदारों ने रजिया को शासका न बनाकर रुकनुद्दीन को बना दिए। जब रुकनुद्दीन को शासक बना दिए तो उसके बाद से रजिया न्याय मांगने के लिए प्रतिदिन लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने खड़ा रहती थी और
खड़ा रहती थी तब लोगों के हस्तक्षेप से रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया पहला। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता। अब आइए हम जानते हैं कि रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक। यह दिल्ली पर शासन किया था, लगभग 4 वर्षों तक इसने शासन किया था। यह दिल्ली पर शासन करने वाली भारत पहली महिला थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली पर सबसे पहले किस महिला ने शासन किया था। तो दिल्ली पर सबसे पहले रजिया सुल्तान ने शासन किया था। उसके बाद से रजिया सुल्तान शासन कर रही थी। इसका शासन करना यह पुरुषों की भांति अब वस्त्र पहनकर दिल्ली पर शासन कर रही थी। लेकिन जो 40 तुर्क सरदार थे वह रजिया को पसंद नहीं करते थे। उनको यह लगता था कि एक महिला होकर हम पुरुषों पर शासन कर रही है, यही बात उनको अच्छा नहीं लग रही थी। अब वो रजिया को इसीलिए वो ना पसंद करते थे। अब उसके बाद से रजिया का संबंध मलिक याकूत का था। याकूत के साथ मलिक याकूत दिल्ली के ही बगल का रहने वाला था और उस मलिक याकूत के साथ रजिया का संबंध भी तुर्क जो 40 तुर्क सरदार थे उनको पसंद नहीं थी। उसके बाद से रजिया के शासनकाल में यहाँ के तवर हिंद के जो इक़्तिदार थे जिनका नाम था मलिक अल्तुनिया। अब मलिक अल्तुनिया ने कहा कि रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, कहा कि मैं तुम्हारी अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। जब मलिक अल्तुनिया रजिया के अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया तब रजिया ने मलिक अल्तुनिया से युद्ध लड़ने की निर्णय लिए। जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो शुरुआत के युद्ध में तो रजिया सुल्तान विजयी हो रही थी, लेकिन अंतिम क्षण में जाते जाते रजिया सुल्तान क्या हुई कि मलिक अल्तुनिया से हारने लगी। जब मलिक अल्तुनिया से रजिया सुल्तान हारने लगी तो उसने बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो तब क्या की कि मलिक अल्तुनिया से रजिया सुल्तान शादी कर ली। और उसके बाद से जब मलिक अल्तुनिया से शादी करके रजिया सुल्तान वापस लौट रही थी, ये चीनी 40 तुर्क सरदारों ने रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के कैथल में करवा दिए थे डाकुओं को भेजकर। उसके बाद से यह 40 तुर्क सरदार यहाँ हरियाणा के कैथल में तो इसका रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया की हत्या करवा दी। उसके बाद इधर दिल्ली में बचा था कौन? मलिक याकूत। और मलिक याकूत की हत्या फिर यहाँ पर दिल्ली पर इसने तुर्कों ने करवा दिया। अब क्या किया कि अब दिल्ली पर इनकी सभी जो 40 तुर्क सरदार थे इनके सभी रास्ते के कांटे समाप्त हो गए। उसके बाद से यह क्या किया कि अगला शासक बना दिए वह राम शाह को, लेकिन वह उतना योग्य नहीं था। उसके बाद से रजिया सुल्तान का असफल होना का मुख्य कारण यही था कि रजिया सुल्तान एक महिला थी, इसीलिए वह असफल हो गई। अगर रजिया सुल्तान पुरुष होती तो वह एक महान शासक होती, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। उसके बाद से अब अगले वीडियो में हम लोग बलबन के बारे में पढ़ेंगे।